अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। खौफ और हिरास अच्छा खासा फैला हुआ है, ख़ास तौर पर चीन में इस खौफ की जहां पीक है वहां से इससे लड़ने की जफाकशी भी ठीक ठाक नजर आ रही है। दूसरी तरफ यह भी मालूम हुआ है कि भारत में कोरोना वायरस का एक मरीज सामने आया है, यानी कोई बॉर्डर नहीं देखा जा रहा, कोई हुदूद, कोई सरहद नहीं देखी जा रही है। यह कोरोना वायरस फैलता चला जा रहा है। चीन में जो खबरें मौसूल हुई हैं, कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 132 से बढ़ चुकी है। मुतासिन की तादाद 6000 से तजावुज कर चुकी है। अब तक जो लेटेस्ट खबरें, अब कुछ देर पहले मेरी बीजिंग में बात हुई तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 6800 प्लस की बात हो रही है कि ये मुतासरीन में से शामिल है जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वबा को फैलने से रोकने के लिए 17 सिटीज के अंदर तकरीबन कोई 6 करोड़ अफराद इस वक्त बदस्तूर महसूर हैं, घरों के अंदर बंद हैं, पैक है, सड़कें सुनसान है। बड़े शहरों खासतौर पर बीजिंग, शंघाई में बस सर्विस बदस्तूर बंद है। हुबाई जो प्रोविंस है वो शदीद पाबंदियों की जद में है। शहरों में वीरानी छाई हुई है, हू का आलम है, खास तौर पर वुहान सिटी के अंदर जहां पर मुताद्दिद पाकिस्तानी शहरी भी हैं। वुहान यूनिवर्सिटी जो है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है ये वुहान में, आसेब ज़दा शहर का मंजर पेश कर रहा है। लाखों की आबादी वाले शहर की सड़कों और गलियों में सन्नाटा है। मकामी अफराद बड़ी तादाद में या तो शहर से निकल चुके हैं या घरों में बंद हैं और मुख्तलिफ ममालिक अपने शहरियों को वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया है और अमारती हुक्काम ने ऐलान किया है कि चीनी खानदान के 4 अफराद में वायरस पाया गया है जिनका ताल्लुक चीन के मुतासरा इलाके वुहान से है। मलेशिया से भी वायरस की खबर मिल रही है। कोरोना वायरस में 3 मरीजों की निशानदेही हुई है। कई ममालिक ने वुहान में फंसे अपने शहरियों को खुसूसी परवाजों के जरिए निकालना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रोज अमेरिका और जापान की खुसूसी परवाजें अपने शहरियों को चीन से लेकर रवाना हुई हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी शहरियों को निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जर्मन हुकाम ने भी एक तैयारा रवाना किया हुआ है। यूरोपीय यूनियन 600 के करीब यूरोपीय शहरी चीन से निकालने के मुंतजिर हैं। ऑस्ट्रेलिया चीन से वापस आने वाले अपने 600 शहरियों को 2 हफ्ते तक एक अलग जजीरे पर रखने का इरादा रखता है। 2000 किलोमीटर अवे है ये मेन सिटी से। उधर बरतानिया के जो ब्रिटिश एयरवेज है, इंडोनेशिया के लाइन एयर ग्रुप्स हैं और रूसी फजाई कंपनी ने जापान, चीन समेत चीनी सयाहों में मकबूल यूरोप के कई शहरों के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। म्यांमार और नेपाल में भी चीन के लिए तमाम परवाजें मुअत्तल हैं। इसके अलावा जो वहां का कारोबार है वो मुकम्मल ठप होकर रह गया और सबसे बड़ी बात यह है कि ये न्यू ईयर की छुट्टियां चल रही होती हैं। अमूमी तौर पर कारोबार कम होता है लेकिन सैकड़ों अरबों रुपए का, सैकड़ों अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। ये तजारत बिल्कुल रुक गई है। खास तौर पर पाकिस्तान में भी ये तजारत रुक गई है। जहां एक तरफ अपने शहरियों को दीगर ममालिक निकाल रहे हैं, यहां पाकिस्तान में मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं चीन से पाकिस्तानियों को ना निकालना ही सबके लिए बेहतर है। वहां पर दुआइयां दे रहे हैं स्टूडेंट्स, आवाजें दे रहे हैं कि हमें यहां से इवैक्यूएट किया जाए। वो स्टूडेंट्स, वो अफराद जो पाकिस्तान में है लेकिन इन्फेक्टेड नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमें निकाला जाए। पाकिस्तानी चीन में बिलबिला रहे हैं, हुकूमत ने वापस क्यों नहीं लाना चाहती है। इसकी वजूहात है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में लाने का मतलब अपने गले खुद फंदा डालना है। नंबर 1, मरीज की तशखीस करनी है तो तशखीसी किट्स जो हैं, डायग्नोस्टिक किट्स जो हैं, वो कहां से लाएंगे, वही नहीं है। किट्स अगर मिल भी गई हैं, जो जापान से 4 एक मिली हैं, तशखीस की तरबियत नहीं है। चले वो भी हासिल कर लेंगे लेकिन उस वक्त तक न जाने कितनी अमवात हो जाएंगी। पाकिस्तान में कितने वायरस के हमले हो चुके, एक भी वायरोलॉजी लैब नहीं है और डॉक्टर्स मजबूरन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते, अलामती इलाज करना पड़ता है उनको क्योंकि उनके पास किट्स नहीं है, उनको उस तरह से तरबियत नहीं दी गई है। जितना उनका एक्सपीरियंस उसके मुताबिक करते हैं, जो अलामात हो उसके मुताबिक अदविया दे देते। जुल्म यह है कि पाकिस्तान में यह पहला वायरस नहीं है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि आगे आइंदा नहीं आएगा। मौसमियाती तब्दीलियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उनमें जो डीएक्टिव वायरस हैं, ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से एक्टिव होकर मुल्कों में जाना शुरू हो गए हैं और उसका एक शाखसाना नजर भी आ रहा है। बिल गेट्स कहते हैं कि वायरस जो एक्टिव हुए हैं और ये जो वायरस अटैक्स हैं, ये और इनसे निपटने के लिए जंगों की तरह तैयारी करने की जरूरत है। किसी मुल्क की कितनी जंगी पावर है, उनके एटॉमिक वेपन्स, उनके जहाज, उनकी जो उनके वेपन्स हैं, उनसे अंदाजा लगा लिया जाता है तो उसके मुताबिक निपटा भी जा सकता है।
लेकिन इससे कैसे निपटे जो ना जात देख रही है, ना सरहद देख रही है, कुछ नहीं देख रही है और अटैक किया जा रहा है, और इसके लिए हमारे कोई इकदाम नहीं है। खास तौर पर चीन में आए वायरस और उनके इकदाम से हमें सीखने की जरूरत है कि हंगामी बुनियादों पर जिस तरह से चीन लड़ रहा है, अगर खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान में होता तो हम क्या करते। डेंगू से होने वाली हलाकतें आज भी भूले नहीं भूलती हैं। आज तक हम एक भी वायरोलॉजी लैब नहीं बना सके हैं। आइए जरा बात करते हैं इसके लिए माहिर वबाई अमराज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हैं डॉक्टर आतिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी बराए मूरे तुफैल अहमद साहब। इससे पहले मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊं, तुफैल साहब, इसकी वजूहात क्या हुई, ये क्यों वायरस फैला, क्या करता है, इलाज क्या, इसको छोड़ें। अगर खुदा ना खास्ता ये वायरस पाकिस्तान पर अटैक करता तो अब क्या होता, और हमारे पास इसके लिए क्या हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं या चीजें हैं या तैयारियां हैं। तुफैल साहब आपको आवाज आ रही मेरी? मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। मैंने आपसे अर्ज किया कि वायरस की कोई बाउंड्री नहीं होती। वायरस जब चाहे जहां चाहे मौसम के हिसाब से ट्रेवल करता है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है हुक्मरानों से कि पाकिस्तान में 72 साल पाकिस्तान के क़याम को हो गए, पाकिस्तान में आज तक किसी भी वायरस की तशखीस के लिए लेबोरेटरी मौजूद नहीं। ये इंतहाई हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए बड़ी शर्म की बात है, और हमारे लिए भी कि पाकिस्तान में किसी भी वायरस की तशखीस की कोई लेबोरेटरी किसी सरकारी अस्पताल में नहीं है। जनाब अली, खुदा ना खास्ता अगर ये वायरस यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल डॉक्टर्स इस पे मुझसे ज्यादा बेहतर डॉक्टर बता पाएंगे। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे में मुंतकिल होती है। फ्लू जैसे आम लाइक फ्लू होता है, ये एक एपिडेमिक की सूरत में चीन, न सिर्फ चीन में बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में रिपोर्ट हो चुका है। इस वक्त वायरस ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। WHO वाले अलर्ट हैं। WHO ने पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया के ममालिक को हाई अलर्ट किया है और तमाम हुकूमतों से कहा है कि अपनी हुकूमत में इसका सदेबाब करें। पाकिस्तान में इसके सदेबाब के लिए कोई कुछ नहीं, अमली इक़दाम कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी आपके पास एक्सपर्ट बैठे हैं, मैं उनसे इंतहाई अदब के साथ माजरत करते हुए कहूँगा कि पाकिस्तान में सिवाय बयानबाजी के, चाहे नेशनल हेल्थ रेगुलेशन सर्विस हो, चाहे हमारे हुक्मरान तबके के हों, यहाँ अमली इक़दाम कोई भी नहीं है। यहाँ पे डेंगू वायरस से निपटने की किटें नहीं है। जनाब अली, ये वायरस इतना खतरनाक है। आप देखें ना चीन में क्या सूरत हाल है। चीन में लोग कहते हैं कि बायोलॉजिकल ये हमला है, बाद डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इतना रैपिडली ये वायरस फैला है और दीगर मुल्कों में गया है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। ताकि चीन में तो एक हफ्ते में उन्होंने 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बना लिया। वहाँ की हुकूमत सरतोड़ कोशिश करी लड़ने की, वहाँ उनके पास वसाइल है, वहाँ एक्सपर्टीज है, वहाँ पे मेन पावर है, वहाँ पे हुक्मरान और हुकूमत और अवाम सिंसियर है। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमें कौमों में तकसीम कर दिया गया है। हमारे लिए देखें, किसी भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलतें फराहम करना। पाकिस्तान में कहने को बहुत कुछ है कि जी हम ये सरकारी अस्पतालों में ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता सिवाय नज़ला जुकाम बुखार के। पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। सेहत के मसाइल को किसी भी हुकूमत ने तरजीह बुनियादों पर हल नहीं किया। पाकिस्तान में सेहत के मसाइल को इंतहाई पस्ती में रखा गया। पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई एपिडेमिक कुछ हो जाए तो हमारे पास ना तो कांगो वायरस की तशखीस की कोई लेबोरेटरी मौजूद है, ना डेंगू वायरस की, ना जिका वायरस की, ना सार्स वायरस की, ना स्वाइन फ्लू वायरस की। पाकिस्तान में हैरत अंगेज तौर पर किसी भी वायरस की तशखीस के लिए सरकारी सतह पर कोई लेबोरेटरी बनाई ही नहीं गई। ऑलराइट, आई गॉट योर पॉइंट सर। तुफैल साहब, आई गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर साहब, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। आप YDA से भी मुंसलिक हैं, बहुत कोशिशें भी की, बहुत आवाजें भी उठाई। मेरा एक सवाल है
कि हमारे वजीर सेहत ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे जो मरीज हैं ना, जो 4 अफराद हैं, उनको वो वहीं रहें तो बेहतर है, यहाँ ना आए, वो उधर बड़ा अच्छा इलाज उनका हो रहा है। और जो फंसे हुए हैं, जिनको बहुत खदशा है पाकिस्तानियों को कि वहाँ से उनको ले आया जाए वापस कुछ अरसे के लिए, जब ये वबा ख़त्म हो वापस चले जाएं, या उनको उनके लिए कोई रिलीफ दिया जाए, तो कहा जाता है कि नहीं आप बस सिफारत खाने से रब्ता करें। खुदा ना खास्ता ये अटैक अगर पाकिस्तान में होता तो क्या होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम मुर्ज़ा भाई, अगर ये अटैक, इस अटैक का 5% भी पाकिस्तान में होता तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया जन्म लेता। ओह माय गॉड। आप चाइना की हुकूमत की तरफ देखें, उन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल्स के शहर को किस तरह उन्होंने सील किया। उन्होंने जो आने वाले रास्ते बंद किए, जाने वाले रास्ते बंद किए, उनके लिए चंद दिनों के अंदर हज़ारों बेड के हॉस्पिटल्स खड़े किए। पूरे चाइना से डॉक्टर्स को निकाल के उन सिटीज़ में लेके आए और उन पेशेंट वहाँ अपने आम मरीज़ों के लिए काम करना स्टार्ट किया। पाकिस्तान में क्या होता? आपने तो उसका जवाब खुद ही दे दिया अपनी जब स्टार्ट के अंदर कि ना किट्स अवेलेबल हैं, ना मेडिसिन अवेलेबल है, ना सेपरेट। इन्होंने क्या करना था? क्या डेंगू पाकिस्तान में ख़त्म हो गया? क्या पोलियो पाकिस्तान में ख़त्म हो गया? क्या यरकान पाकिस्तान में ख़त्म हो गया? वो तमाम बीमारियां जो कि पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुकी हैं, पाकिस्तान में वो बढ़ रही हैं। मैं एड्स की मिसाल देता हूँ। एड्स जैसी ख़तरनाक और गंदी तरीन बीमारी पूरी दुनिया में ख़त्म हो रही है, पाकिस्तान में बढ़ रही है। तो मेरी तो रूह कांप जाती है कि अगर मैं ये सोच भी सकूं कि जो चाइना के साथ हुआ है, अगर पाकिस्तान के खुदा ना खासा पाकिस्तान के साथ होता तो बहुत बुरा होता। अब जो वहाँ के हमारे शहरी हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर एक डिपेंड करके बैठे हुए हैं कि ये लोग हमें आएंगे, हमें निकाल के लेके जाएंगे। उनकी स्क्रीनिंग यहाँ भी हो सकती है, उन्हें यहाँ भी आइसोलेशन में रखा जा सकता है, उन्हें 1 बाय 1 क्लियर करके उनके वालिदैन के हवाले किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट के अंदर विल हो, मसला बिल का भी है और मसला रिसोर्सेज का भी है। आज जो तफैल साहब अभी सारी की सारी वो कहानी बता रहे हैं हमारे हेल्थ सिस्टम की, इस हेल्थ सिस्टम का रोना हम रोते हैं। हमें बदमाश कहा जाता है, हमें बुरा भला कहा जाता है, कोई मसला नहीं, हमें बुरा भला कह दें, लेकिन अब फिर आवाम सफ़र करे, आवाम सफ़र करे। या तो हुक्मरानों की मीठी मीठी बातों पर यकीन किया जाए, जो वो ठंडे कमरों के अंदर बैठ के कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो या फिर ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ देखा जाए। ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि खुदा ना खास्ता ये वायरस अगर वो सरहद क्रॉस करके पाकिस्तान में आ गया तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा अलमिया जन्म। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये भी तो है कि ये कोई रुकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आखिरी वायरस है और उसके बाद वायरस का अटैक नहीं हो सकता, या इस तरह से नहीं हो सकता। डेंगू वायरस पर हमने कंट्रोल किया, लेकिन सैकड़ों और हजारों जाने देने के बाद किया। शायद वो ना होती अगर हमारे पास प्रॉपरली लैब्स होती और हमने उसकी ट्रेनिंग की होती और हमने बाकायदा रिसर्च डिपार्टमेंट्स हमारे होते जो हमें इंटीमेट कर रहे होते कि जनाब आगे ये आने वाला है। आज से कई साल पहले बिल गेट्स ये कह सकते हैं, कंटीजियस एक मूवी बन सकती है जिसमें इस वायरस के बारे में जिक्र हो सकता है। तो हमारे पास तो हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं कोरोना वायरस के नाम का। हम तो तूफानों के नाम उस वक्त सुनते हैं जब वो आ चुके होते हैं, हमें बताया जाता है। कोई रिसर्च डिपार्टमेंट होने की जरूरत नहीं है, वायरोलॉजी लैब बनाने की जरूरत नहीं है। वायरोलॉजी सब्जेक्ट के तौर पर पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, वायरोलॉजिस्ट भी हो जाते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, वो बाकायदा डिग्रीज होती हैं। यहां नहीं है, यहां होने की जरूरत नहीं है। यानी अब हमने इसके लिए प्रिकॉशनरी क्यों करना है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो इसको डैमेज कर रही है और वो बॉर्डर और नहीं देख रही। और खासतौर पर चाइना के साथ, जिनका फूड पैटर्न बहुत ही बैड हैबिट्स के साथ चलता है, जिनकी फूड हैबिट जिसमें स्नेक्स खाते हैं, वो ब्लिजर्ड्स खाते हैं, एवरीथिंग जो हम शायद अब टीवी पर बोल भी नहीं सकते, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। चाइना की बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान में आ रही, कॉलोनीज बन रही हैं, यहां पर वो काम कर रहे हैं। सीपैक का काम बिल्कुल ठप होकर रह गया है। तो हमने मुस्तकबिल में अब करना क्या है? गुलाम मुर्ज़ा भाई, जो मेडिकल फील्ड के रिलेटेड लोग हैं वो इन वायरसेस का नाम जानते हैं। ये नहीं कि ये पहले एग्जिस्ट नहीं करते या इसके चिदा केसेस पूरी दुनिया में नहीं हुए, लेकिन जहाँ हुए हैं वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें कंट्रोल किया है। ये जो वायरस अटैक हुआ है, देखिए जो वायरसेस हैं वो अपने अंदर म्यूटेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम म्यूटेशन जनरेट करते हैं। सही। और उनके ऊपर रिसर्च होती है, पूरी दुनिया हेल्थ के ऊपर रिसर्च के ऊपर अपना जो बजट है उसका मैक्सिमम हिस्सा खर्च करती है। लेकिन हम तो वैसे भी ये हेल्थ सिस्टम से जान छुड़ाना चाह रहे हैं और कहते हैं बेच दें। हमारे यहाँ कोई रिसर्च नहीं हो रही। हमारे यहाँ जब हमारा इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है तो हमने नाम भी नहीं सुना होगा। अगर अमेरिका का बिल गेट्स 15 साल पहले इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है तो वो कोई डॉक्टर तो नहीं है,
उसने किसी न किसी गवर्नमेंट से या किसी न किसी अपने गवर्नमेंट के दायरे से ये नाम सुना है। तो वहाँ रिसर्चेज हो रही हैं। जब हम कहते हैं कि वो मेडिकल फील्ड में रिसर्च में हमसे 100 साल आगे हैं, तो उसकी कोई वजूहात हैं। हम तो तब अपनी आवाम की तरफ भागते हैं जब वो बेचारी सफ़र कर रही होती है। क्या डेंगू आने से पहले किसी ने सुना था? लेकिन हमारा पंजाब का हर बच्चा और फिर उसके बंदा और हमारे पूरे पाकिस्तान का तकरीबन हर बंदा उसे सफ़र किया। डेंगू इतना खतरनाक वायरस नहीं है। अब पोलियो देख लें, पूरी दुनिया से एरेडिकेट हो चुका है, अभी तक हम लेके फिर रहे हैं। एड्स देख के पूरी दुनिया से में एरेडिकेट हो चुका है, हम उसे वो लेके फिर रहे हैं। हम एक और ही तरह की मखलूक हैं। हम अपने ऊपर अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर नहीं खर्च करना चाहते। अगर हम इसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा आने वाले दिनों में बहुत बुरा हाल होगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ्लू आता है, पूरी पाकिस्तान की सोसाइटी फ्लू में एक दफ़ा फ्लू से होके गुजरती है। सही है। गर्मियाँ आती हैं, आधी पाकिस्तानी सोसाइटी को एक दफ़ा डायरिया हो जाता है। सही है। आप देखें हर चौथे पांचवें बंदे को यरकान है। हमारी तो सोसाइटी अपने बजट का मैक्सिमम हिस्सा अपनी हेल्थ के ऊपर, दवाइयां लेने के ऊपर, टेस्ट कराने पर खर्च कर रही है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर यू बोथ, डॉक्टर आतिफ मजीद और तोफैल साहब। आप हमारे बड़े भाई हैं, आपने हमें वक्त दिया, आपने मशवरा दिया। सवाल फिर वही है कि अभी तो कोई बड़ा नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान पर बड़ा अटैक हो जाता या इस तरह का वायरस पाकिस्तान में फूट जाता, हम क्या करते? इसके ऊपर भरपूर सोचने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा वापस उसी रूटीन के मैटर पर आते हैं, ज़रा पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ साहब अच्छे खासे एक्टिव हुए हैं, अचानक एक्टिव हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ज़रा थोड़े से और पस मंज़र को और पेश मंज़र को और जो सामने मनाजिर हमारे गुजर रहे हैं उसको ज़रा दौड़ाएं। फवाद साहब की ज़मानतें होती हैं, अहद चीमा की ज़मानतें होती हैं, लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ खामोश है, उनका ट्विटर खामोश है। वो लाइक तो कर रही हैं, पढ़ तो रही हैं ट्वीट्स को, किसी ट्वीट को रीट्वीट कर रही हैं, लाइक तो कर रही हैं, लेकिन खुद नहीं बोल रही हैं। नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, खामोश हैं, लेकिन वो बीमारी के दौरान में ही जब मौलाना फजलुर रहमान के धरने की साथ देने की बातें हो रही थी तब तक उनके लेटर्स भी आ रहे थे। इसका मतलब क्या लिया जाए, ये क्या मीनिंग दे रहे हैं? एक तो ये पॉइंट हम उठाएंगे, दूसरा साथ में ये कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो सियासत है इसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज का कितना किरदार रह गया है, और क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि शहबाज शरीफ ने PMLN पर मुकम्मल ग्रिप कर ली है, मरियम साहिबा को पीछे कर दिया गया है, और इसी फैक्टर को साथ जोड़कर जो तज्जिया किया जा रहा है, क्या ये किया जा सकता है कि शहबाज शरीफ के मुकम्मल लीड करने से चौधरी निसार अब वापस आ जाएंगे, और क्या चौधरी निसार के वापस आने से पार्टी में, क्या पंजाब में हुकूमत तब्दील हो सकती है, और क्या चौधरी निसार PTI या काफ लीग में शामिल हो सकते हैं, या फिर नून लीग के साथ ही रहेंगे और उनके आने से पंजाब हुकूमत तब्दील हो सकती है, तो कैसे हो सकती है? और खबरें तो ये भी मौसूल हो रही हैं कि शहबाज शरीफ फरवरी में वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। वहां बरतानी सहाफ़ी के खिलाफ केस भी किया है लंदन में उन्होंने, आज उसके बारे में प्रेस ब्रीफिंग भी दी उन्होंने। पार्टी के लोगों को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, चौधरी निसार को भी इम्कान है कि मना लेंगे। क्या यह मुमकिन है कि काफ लीग, नून लीग पंजाब में इकट्ठे हो जाएं और पंजाब में हुकूमत बना लें? क्या ये फार्मूला काम कर सकता है? इसके लिए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार पंजाब और लंदन से हमारे भाई, हमारे दोस्त, साथी सीनियर सहाफ़ी कौसर काज़मी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौसर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत मसरूफ दिन था आपका, प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अटेंड की है। अब मैं उस प्रेस ब्रीफिंग की तरफ तो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ तो नहीं आता हूं, उसको भी ज़रा साथ जोड़ लीजिएगा। मजमूई तौर पर नून लीग को लेकर या शरीफ फैमिली को लेकर या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लेकर क्या खबरें हैं वहां से? देखें जी, सबसे पहले तो बीमारी पे फोकस था। जो शरीफ खानदान था, हमने उनको सिर्फ हॉस्पिटल में आते जाते देखा, या एक वो रेस्टोरेंट के अंदर एक तस्वीर थी वो भी वायरल हुई, उस पर भी वजाहत ली हमने, जो शरीफ खानदान के अफराद थे जिनसे हमारी बात हुई। मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से काफ़ी बातें मंसूब हुई कि यहाँ पे सियासी तौर पर वो बहुत सरगर्म नजर आए, लेकिन किसी भी सियासी शख्सियत से, क्योंकि हम हमेशा ये कोशिश होती है खबर की जुस्तजू के लिए हम उनके पीछे ही होते हैं, ज़्यादातर उनका जो ठिकाना वो अपने घर के पास ही एक मकामी होटल है, उसके अंदर उनकी महफिलें जमती हैं शाम को। लेकिन जितनी भी मुलाकातें उनकी हुई, या तो वो कारोबारी शख्सियात थी लंदन की, जिनको पाकिस्तानी जो यहाँ पे आबाद है ओवरसीज, उनमें खासी इज्जत का मकाम हासिल है, ऐसी शख्सियात थी वो जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा
काम ऐसे करती रही माजी में भी और अब भी, या फिर साफी हजरात से उनकी मुलाकातें दी जिनमें मैं भी शामिल था। जब भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की खबर के जुस्तजू के लिए तो हमें टाइम दिया गया, हम उनके पास बैठे, तो उनका फोकस इसी पे था, डेविड रोज के हवाले से और मेल ऑन संडे पे जो आज उन्होंने डेफेमेशन का केस फाइल किया हाई कोर्ट, यूके की हाई कोर्ट में। तो जब भी हमने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि जो उनके वकला हैं उनके साथ मुशावरत जारी है और वो केस करने जा रहे हैं मेल ऑन संडे पे जो उनके खिलाफ खबर लगी थी। आज जब उन्होंने मीडिया टॉक की यहाँ पे, बल्कि उसी ऑफिस के अंदर कार्टर रुक जो कि एक बड़ी मशहूर लॉ फर्म है यूके की, उसके अंदर उन्हीं के दफ्तर के अंदर ये मीडिया टॉक हुई, तो शहबाज शरीफ ने सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा जी आज तक हम पे जितने भी इल्जामात लगे शहजाद अकबर की जानिब से, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो इल्जामात शहजाद अकबर की जानिब से आते थे, बल्कि वो मनोअन वो चीज़ें बोलते थे जो उनको इमरान खान सब कहते थे, डायरेक्ट उनका ये कहना था। तो साथ ही जब हमने पूछा कि 18 सवाल कौन से हैं जिनका जवाब देने के लिए आज आपने वकला को भी साथ बिठाया हुआ है और डेफेमेशन का केस आप फाइनली करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद भी आप पर होती रही पाकिस्तान से, तो उनका ये कहना था क्या मीनिंग्स दे रही हैं। और साथ में ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान की इस वक्त की सियासत में नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का कितना किरदार रह गया है? देखिए, आई थिंक इनको एडवाइस किया गया होगा कि भाई आप ज़्यादा इस तरह की कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ना दें, क्योंकि उसके रिपरकशंस बड़े ख़राब हैं। रिपरकशंस आपने देख लिए हैं। आपको पता है कि मरियम का इतना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, या आप इनको कह लो कि इनका जो पॉलिटिकल एडवेंचर जो शुरू हुआ था वो हुआ है आफ्टर the cases, conviction and the turmoil जो उनके वालिद साहब जिससे गुजर रहे थे वो, तो वहाँ से जब ये उठी हैं तो इनकी कुछ, मैं समझता हूँ कुछ ओवर एग्जूबरेंस के अंदर आप कह लो कि इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं कि जो परहैप्स इन द राइट सर्कल्स वो एक्सेप्ट नहीं हुई हैं और उसको एक डिमीनिंग आप कह लो कि एक कंजेक्चर से देखा गया है। सो मेरा ख्याल है कि इनको भी एडवाइस किया गया है कि देखें आप इस तरह ना करें, आप पब्लिकली इस तरह ना करें, बिकॉज पब्लिकली जहां आप इशारे कर रहे हैं और जो भी करता है पब्लिकली तो उसका इवेंचुअली एक नेगेटिव ही रिजल्ट निकलता है। आप पूरी दुनिया में देख लें। अच्छा मीर साहब, क्या इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है, मीर साहब क्या इसका मतलब ये भी लिया जाए कि शहबाज शरीफ ने PMLN पर मुकम्मल ग्रिप कर ली है और मरियम को पीछे कर दिया है? और साथ में इसी फैक्टर को जरा साथ जोड़कर तज्जिया कीजिएगा कि शहबाज शरीफ के मुकम्मल लीड करने से चौधरी निसार वापस आ जाएंगे और उनके आने से क्या पंजाब में हुकूमत तब्दील हो सकती है, या चौधरी निसार PTI या काफ लीग में शामिल हो सकते हैं, या फिर नून लीग के साथ ही रहेंगे और उनके आने से पंजाब हुकूमत तब्दील हो सकती है? तो कैसे हो सकती है? देखें, जब एक फ्रैक्चर हो जाता है इट डिपेंड्स कि वो फ्रैक्चर है या एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है। अब ये हमने डिटर्मिन करना है। यस, चौधरी निसार एक, मैं समझता हूँ एक डाई हार्ड PMLN के मेंबर, उन्होंने बहुत साथ दिया नवाज शरीफ का, लेकिन ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ऑफ कोर्स उनका डिफरेंस हुआ है कि जब मरियम को आपने आगे कर दिया इन फ्रंट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, अब ये आप पीपल्स पार्टी में भी इवेंचुअली देखेंगे और वहाँ भी हो ही गया है इन अ वे कि आपने एक यंग आदमी को पकड़ के आपने सारों के ऊपर जो एक्सपीरियंस्ड है, हर चीज़ है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मैं समझता हूँ पॉलिटिकल जीनियस हैं, आपने उनके ऊपर बिठा दिया है। मैं समझता हूँ इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशन ज़रूर होते हैं। आपको चाहिए, मैं समझता हूँ मरियम को भी चाहिए था, बिलावल को भी चाहिए था कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस से आप अंदर आओ। ग्रेजुअल प्रोसेस से जब आप अंदर आते हो, आप दोनों का माशाल्लाह नाम है, ग्रेजुअल प्रोसेस में ये होता है कि फिर आपको लोग जो हैं, जो डाई हार्ड्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, दे डोंट लुक अपॉन इट। और जिस तरह के चौधरी निसार ने देखा, ज़फ़र अली शाह ने देखा, और पीपल्स पार्टी में भी आपने देखा है कि कितने बड़े बड़े फ्रैक्चर्स हो गए हैं। तो यही वजह है कि आप इन चीज़ों को संजीदगी से देखते नहीं हैं, आप इमोशनल, आप कह लो कि एक रेटरिक पे आप चले जाते हो, जिसके साथ आप देखते हो कि लॉन्ग टर्म एक मैं कहूँ क्या कहूँ फ्रैक्चर बन जाता है। अब ये आते नहीं आते आई डोंट नो। अच्छा मीर साहब, ये खबरें ये भी हैं, मीर साहब खबरें ये भी हैं कि शहबाज शरीफ फरवरी में वापस आ रहे हैं, अभी मुझे काजी साहब ने भी बताया है, और मार्च तक जो बाकी ख़ानदान है वो वापस आ जाएंगे। वहाँ बरतानी सहाफ़ी के खिलाफ केस भी लंदन में कर दिया है। अच्छा, पार्टी के लोगों को कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं, चौधरी निसार को भी इम्कान है कि मना लेंगे।
क्या ये मुमकिन है मीर साहब कि काफ लीग, नून लीग पंजाब में इकट्ठे हो जाएं और पंजाब में हुकूमत बना लें, और क्या ये फार्मूला काम कर सकता है? ये मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूं कि PMLQ और PMLN ये कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे। ऑल्दो मिरेकल्स कैन हैपन, बट आई डोंट थिंक दे विल गेट टुगेदर, बिकॉज मुझे अभी तक याद है कि नवाज शरीफ साहब ने जब चौधरी परवेज़ इलाही को नॉमिनेट किया था एज चीफ मिनिस्टर, तो मैं इनके साथ ही था लंदन में, हम सेल्फ्रिजेस में थे, तो इसहाक डार और डॉक्टर तुसी इन्होंने बड़ा जोर लगाया कि जी आप शहबाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर बनाओ। तो मुझे अभी तक याद है, तो उन्होंने कहा शहबाज किधर है, उन्होंने कहा जी वो पीछे बैठे हैं ऑस्टर बारिज। तो उन्होंने कहा उन्हें उत्थे ही बैठन दो, मैं फैसला कर लिया है कि परवेज़ इलाही विल बी द चीफ मिनिस्टर। अब जब ये फैसला हो गया, 2 हफ्ते के बाद वो फैसला चेंज हो गया, परवेज़ इलाही साहब ये स्पीकर बन गए और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। ये पहली हिट थी। उसके बाद और बड़े फ्रैक्चर्स आए जिसमें मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा रहा। हालांकि चौधरी बड़े, ये मैं कहूँ कि वज़ादार लोग हैं। आपको पता है कि हमज़ा शहबाज शरीफ जब ये जेल में था, खाना कहाँ से आता था? चौधरीज के घर से आता था। Who looked after Hamza in jail? It was the Chaudhry brothers after the coup. Now the question is, उसके अलावा भी बड़े आप कह लो कि फ्रैक्चर्स हैं। एक और भी मैं आज आपको बता देता हूँ। नवाज शरीफ जिस रात को आए हैं पाकिस्तान में, मैं उनके साथ मैंने ट्रैवल किया, ख्वाजा आसिफ थे, और रास्ते के अंदर इन्होंने मुझे खुद जहाज़ में, खैर आई वेंट बिकॉज ऑफ हिम, तो उन्होंने कहा कि मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं गवर्नमेंट से बाहर आ रहा हूँ, अब आप जाएं, और मुझे हमेशा आप या कभी तू, आप जाएं और जाके बात करें चौधरी शुजात से कि हम एक हो जाएं। मैं चौधरी शुजात के पास गया, उनको बताया कि नवाज शरीफ ने ये कहा है। उन्होंने कहा मैं परवेज़ साहब से मशवरा करके आ जाऊँगा। अगले दिन आई वेंट टू रायवेंड, आई टोल्ड ही सेड कि क्या हुआ? मैंने कहा जी सारे बैठे हैं, मुशाहिद हुसैन बैठे हैं, फारूक लिघारी सब बैठे हुए उधर, दे आर वेटिंग कि आप क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं अभी बरखुरदार, अभी आप ठहर जाओ। 2 लोग अंदर बैठे थे, जहांगीर बदर और ये सुहेल वड़ैच, ये उस वक्त लाउंज में थे इनके रायवेंड के घर पे। और मैं आपको गुलाम मुर्तज़ा बताऊं तो मुझे कहते हैं ये कि नहीं मैं गौस अली शाह को और इसहाक डार को भेजूंगा, जो कि भेजा था। वहाँ बात फेल हुई, मिसट्रस्ट और बढ़ा। उसके बाद आई टोल्ड हिम, आई सेड यू एंड मी गो, यू विल चेंज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कहता नहीं बरखुरदार वेट करिए, जाएंगे। Miss the moment. He could have been the president of Pakistan. But the question is, ये जो आपने सवाल किया, ये बड़ा तिखा सवाल है। आज आपने देखा है कि अलायंस की भी बड़ी बातें हुई, शायद अलायंस इधर हो जाए, शायद अलायंस उधर हो जाए। नो, PMLQ जो है इस वक्त ये काफ़ी फ्रॉम द एक्शंस ऑफ सर्टेन मेंबर्स ऑफ PMLN, सर्टेन मेंबर्स मैं कहूंगा, एंड आई नो द नेम्स। मीर साहब मेरा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन लेकिन जो सारी सिचुएशन बन रही है ना मीर साहब, वो बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन बन गई है। लाइक अभी भी कोई सिरे खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। ताने बाने और बातें तो ये हो रही हैं, जैसा काजी साहब ने फरमाया कि वो किसी बिजनेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं या साफियों से मिलते हैं, इसके अलावा कोई और मुलाकातें तो नहीं हो रही हैं। और नवाज शरीफ साहब भी बीमार हैं, शहबाज शरीफ साहब भी एक्टिव हुए हैं, इधर आप भी कह रहे हैं कि ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। तो फिर वाज़े तौर पर यही नज़र आ रहा है कि चौधरी निसार साहब को वापस बुलाया जाए, पार्टी को एक्टिव किया जाए, नए सिरे से चला जाए। बहरहाल मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया अब तक के लिए। कौसर काजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लंदन से आपने वक्त दिया हमें। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद यूरोपीय पार्लियामेंट की बात करते हैं। बुध के इंडिया में शहरियत के कानून में तरमीम के खिलाफ वहां पर मजम्मती करारदादें पेश हुई हैं और उस पर तुंदो तेज बहस की गई है। क्या हुआ है वहां पर और इसका फायदा क्या होगा? एक ब्रेक बाद इस पर बात करते हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट में बुध के रोज इंडिया में शहरियत के कानून में तरमीम के खिलाफ 6 पार्लिमानी ग्रुपों की तरफ से पेश करदा मुज़म्मती करारदादों पर तुंदो तेज बहस की गई है। यूरोपीय पार्लियामेंट में ये करारदादें यूरोपीय पीपल्स पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी समेत 4 बड़े पार्लिमानी ग्रुपों की तरफ से पेश की गई थी, जिनमें इंडिया के शहरियत के जो तरमीमी कानून है, उसके अलावा मसला कश्मीर की भी बात की गई है। इन करारदादों पर बहस शुरू होने से कबल ईवान में एक तहरीर पेश की गई जो इन करारदादों पर वोटिंग कराने या ना कराने से मुताल्लिक थी। और
बरतानिया से रुकने पार्लियामेंट शफक मोहम्मद, जो कि करारदाद के मुहर्रिक भी थे, उनका कहना था कि इंडिया शरीयत के कानून को मार्च तक मौखर करने के हक में यह दलील दी गई कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गई हैं। शफक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शफक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे उर्दू में बात कर लें। आप जो करारदाद पेश की गई, इसका मकसद क्या था और अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है? देखें, क्योंकि दिसंबर में ये शुरुआत हुई थी और जो ट्रिगर पॉइंट मेरे लिए था वो वायलेंस था। तो जो पुलिस जो लाठीचार्ज की थी स्टूडेंट्स के हवाले से, जख्मी भी लोग हुए हैं, उसके बाद जो जाने गई हैं। तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है यूरोपियन पार्लियामेंट में जिसे कहते हैं एजेंसी रेजोल्यूशन। मैंने एजेंसी रेजोल्यूशन, मेरी जो ग्रुप है रिन्यू यूरोप लिबरल्स जो हम कहते हैं, ठीक है, उनमें हम 108 है और मैंने उनके साथ बैठ के, हमारी एक वर्किंग ग्रुप होती है, उसमें मैंने पेश किया था कि ये हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। वहां से मुझे मेरी कॉलीग से सपोर्ट हुआ, तो हमने ये इसको आगे लेके गए, दूसरी ग्रुपों से रब्ता किया। तो इसको तो पहले जनवरी में शुरुआत में डिस्कशन करना था, लेकिन पार्लियामेंट ने मुझे कहा था कि सर आप ये करें कि जो हमारा फॉरेन सर्विस है बरेल, मिस्टर बरेल, वो जा रहा है दिल्ली, और ये करें कि मिस्टर बरेल को जाने दिल्ली। लेकिन इसका फायदा क्या होगा शफक साहब, इस सारी डिबेट का इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इंडिया और EU समिट आने वाला है मार्च में, ठीक है, और अक्सरियत ये क्या होता है कि इंडिया कहता है सिर्फ हमारे साथ बात वो करे जो बिजनेस का है, ठीक है, कारोबारी बात, और हम कहते हैं कि नहीं, हम यूरोपियन हैं, हमारे यूरोपियन वैल्यूज हैं, उसमें ये क्या है कि इंसानी हकूक हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। कहाँ भी हो, जिस मुल्क में हो, हम यहाँ इन इंसानी हकूकों के हवाले से लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। सो मैंने कहा कि ये जो जाने गई हैं और जो पुलिस की जो बहुत जुल्म किया है लोगों से, खुद उनके भारत के जो लोगों के रहने वाले हैं, ये नहीं सिर्फ मुसलमान, हिंदू भी हैं, सिख में हैं, उन सभी से इन्होंने बहुत सख्ती से पेश आए। यहाँ पर यहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, लंदन में, ब्रसल्स में, अभी मैं जेनेवा पहुंचा हूँ, एयरपोर्ट से बात कर रहा हूँ,